अस्सलामुअलैकुम। ट्यूटोरियल पॉइंट में इजाज़ की तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे एएनएस के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी है। चलो हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। पहले हमारे पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम, जो कि कंसिस्ट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमारे पास क्या होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया होता है, एक होता है इसमें एफेरेंट डिवीजन और दूसरा होता है इफेरेंट डिवीजन। एफेरेंट का काम क्या है, इसका काम है कि पैगाम पहुंचाना फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू सीएनएस। वाइल इफेरेंट का काम क्या है, इसका काम है कि पैगाम कैरी करना फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर साइड। अब इस इफेरेंट को सब डिवाइड किया गया होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम पे और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे कंट्रोल में काम करती है, हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना हमारे कंट्रोल में है। और दूसरा होता है हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे इख्तियार में नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली काम करता है। हमारा टॉपिक यही है। इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को तीन में, इसके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 3 सिस्टम होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तीसरा होता है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक सिस्टम को दूसरा नाम क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। और पैरासिम्पैथेटिक को क्या कहते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब बॉडी नॉर्मल हालत में होती है तो हमारे पास कौन सा सिस्टम एक्टिव होता है, हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। जबकि सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे पास स्ट्रेसफुल कंडीशन में क्या होती है, एक्टिव होती है। जब इंसान को कोई खौफ हो, फियर हो, कोल्ड हो, इसके अलावा ट्रॉमा हो, इंजरी हो, तो इस वक्त कौन सा सिस्टम एक्टिव होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम। अब जब इंसान के पीछे एक बड़ा काला कुत्ता क्या हो, पीछे भाग रहा हो, तो उस वक्त आपकी कौन सी सिस्टम एक्टिव होगी, सिंपैथेटिक सिस्टम। और सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिव हो जाए तो पहले आपके फंक्शन क्या होंगे, पहले आपके बाल खड़े हो जाएंगे, दूसरा आपके आईज के प्यूपल क्या होंगे, वो डायलेट होंगे, तीसरा आपके लेंस क्या होंगे, वो फ्लैट होंगे, आपके नज़दीक पे फोकस ज़्यादा रहेगी और दूर पे क्या होगी, कम होगी। और इसके अलावा आपकी सलाइवा क्या होगी, वो इनहिबिट होगी, तो आपकी माउथ क्या होगी, ड्राई होगी। और इसके अलावा जब आप भाग रहे हो तो आपकी मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ज़्यादा रिक्वायर होगा ना, तो इसकी वजह से आपकी ब्रोंकियाई क्या होगी, वो डायलेट होगी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करें और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करें, एक्सहेल करें। इसके अलावा आपकी हार्ट एक्टिविटी क्या होगी, वो भी ज़्यादा होगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, वो ब्लड पंप करे। इसके अलावा आपकी यूरिनेशन क्या होगी, वो स्टॉप होगी, जीआईटी मोटिलिटी भी स्टॉप होगी। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में काम करता है और इसकी बिल्कुल अपोजिट काम करता है। अच्छा, ये सिंपैथेटिक सिस्टम हमारे पास कौन से इसकी ओरिजिन साइड कौन कौन सी है, एक थोरैसिक और लंबर रीजन से होता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास क्रेनियल नर्व 3 से, फेशियल नर्व 7 से, गैसोफेरेंजियल नर्व 9 से, इसके अलावा वेगल नर्व से होती है और सैक्रल रीजन से भी होती है। और तीसरा हमारे पास कौन सा सिस्टम है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, जिसे ब्रेन ऑफ गट भी कहा जाता है। इसकी नर्व फाइबर इनर्वेट होती है जीआईटी पे, पैंक्रियास से और गॉल ब्लैडर से। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क करता है सीएनएस। और ये हमारे पास कौन सी चीज़ें कंट्रोल करता है, एक हमारे पास मोटिलिटी कंट्रोल करता है और एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, अब हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम की प्री गैंग्लियन क्या होती है, वो शॉर्ट होती है, और पैरासिम्पैथेटिक की प्री गैंग्लियन क्या होती है, वो लॉन्ग होती है। हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम की पोस्ट गैंग्लियन क्या होती है, वो लॉन्ग होती है, और पैरासिम्पैथेटिक के पोस्ट गैंग्लियन क्या होती है, वो शॉर्ट होती है। इसके अलावा हमारे पास प्री गैंग्लियन ब्रांच एक्सटेंसिवली होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम में प्री गैंग्लियन क्या होता है, वो एक्सटेंसिवली ब्रांच होता है। एक प्री गैंग्लियन काफी पोस्ट गैंग्लियन को क्या करता है, कनेक्ट होता है। तो हमारे पास
काफ़ी पोस्ट गैंग्लियनिक की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में प्री गैंग्लियन की ब्रांच वो कम होती है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन सेल, जो कि 3 जरियों से होता है। एक होता है हमारे पास हार्मोन, दूसरा हमारे पास होता है लोकल मीडिएटर और तीसरा हमारे पास होता है न्यूरोट्रांसमीटर। अब हार्मोन क्या चीज़ है? हार्मोन जब हमारे पास स्पेशलाइज्ड एंडोक्राइन सेल क्या करे, हार्मोन सिक्रीट करे, वो ब्लड में आ जाता है और ब्लड से वो तमाम टारगेट टिश्यू पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वहाँ इफेक्ट शो करता है। लोकल मीडिएटर जो कि लोकली क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है और अपना इफेक्ट शो कर देता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास एक हिस्टामिन है, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन है। अब हम पढ़ेंगे न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास क्या है, केमिकल सिग्नल कम्युनिकेशन होती है नर्व सेल और इफेक्टर साइड पे। यहाँ पे केमिकल सिग्नल क्या हो जाते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं फ्रॉम नर्व सेल और वो इफेक्टर साइड पे अपना एक्शन शो कर देता है। अब हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप्स है, हमारे पास टोटल 50 सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। इसमें कुछ नॉन एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ग्लूटामेट और अल्फा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड है। अब एएनएस में प्राइमरी मीडिएटर कौन से हैं? एक है नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन और दूसरा पर हमारे पास है एसिटाइलकोलिन। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एड्रिनर्जिक पे और कोलिनर्जिक पे। एड्रिनर्जिक किसे कहते हैं और कोलिनर्जिक किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक होता है प्री गैंग्लियन और दूसरा होता है पोस्ट गैंग्लियन। प्री गैंग्लियन क्या करते हैं, प्री गैंग्लियन हमारे पास क्या करते हैं, वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, तो इसे हम ऑल प्री गैंग्लियन और कोलिनर्जिक इन नेचर भी कहते हैं। और जब हमारे पास नॉन एपिनेफ्रिन पोस्ट गैंग्लियन से रिलीज हो तो उसको क्या कहते हैं, एड्रिनर्जिक। जब हमारे पास पोस्ट गैंग्लियन पे एसिटाइलकोलिन रिलीज हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक। अच्छा, अब एड्रिनर्जिक को दूसरा नाम क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम को फिर क्लासिफाई किया है, एक सिंपैथोमाइमेटिक और दूसरा सिंपैथोलेटिक। सिंपैथोमाइमेटिक किसे कहते हैं? सिंपैथोमाइमेटिक जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी को एनहांस करता है, इसे सिंपैथोमाइमेटिक कहते हैं। दूसरा हमारे पास सिंपैथोलेटिक, जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करे तो इसे सिंपैथोलेटिक कहते हैं। इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं, एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट और इसे क्या कहते हैं, एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट। चलो अब हम आ जाते हैं सिंपैथेटिक इनर्वेशन की तरफ। मैंने इससे पहले भी कहा ना कि ऑल प्री गैंग्लियन क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, और वो एसिटाइलकोलिन हमारे पास क्या करते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। और जब ये एड्रिनल मेडुला पे एक्ट करता है एसिटाइलकोलिन, तो वहां से मोस्टली एपिनेफ्रिन रिलीज करता है और रेयरली नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज करता है। और सिंपैथेटिक सिस्टम में भी एसिटाइलकोलिन एज अ प्री गैंग्लियन रिलीज होता है और निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है, और पोस्ट गैंग्लियनिक पे क्या रिलीज करता है, नॉन एपिनेफ्रिन। और ये नॉन एपिनेफ्रिन एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है और अपना एक्शन क्या करता है, शो करता है। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक पे प्री गैंग्लियन भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है और एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है, और वहां से पोस्ट गैंग्लियनिक पे भी एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है और वो मस्करेनिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है और अपना एक्शन शो कर देता है। अब डिस्कस करते हैं न्यूरोट्रांसमिशन एड्रिनर्जिक न्यूरॉन। इसमें हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंथेसिस है, दूसरी स्टोरेज है, तीसरी रिलीज है, 4 नंबर बाइंडिंग है, 5 नंबर रीअपटेक है, 6 नंबर मेटाबॉलिज्म है। सिंथेसिस कैसी होती है नॉन एपिनेफ्रिन की? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टायरोसिन प्रोटीन इन नेचर है, हमारे पास स्टमक से एब्जॉर्ब होके वेसिकल में आ जाता है सोडियम के थ्रू। अब ये टायरोसिन हमारे पास कन्वर्ट होता है डोपा में, कौन से एंजाइम के थ्रू, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू। अब ये डोपा कन्वर्ट हो जाता है डोपामिन में, डोपा डी कार्बोजाइलेज एंजाइम के थ्रू। अब ये डोपामिन वेसिकल के अंदर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाता है। ये सेकंड स्टेप है हमारे पास, स्टोरेज। अब जब डोपामिन स्टोर हो जाता है
वेसिकल के अंदर, तो ये नॉन एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास नंबर है थर्ड नंबर स्टेप की रिलीज कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्शन पोटेंशियल आ जाती है, कैल्शियम की इन्फ्लेक्स हो जाती है, हमारे पास ये दोनों वेसिकल क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और जब ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू हमारे पास नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज हो जाते हैं। अब आ जाते हैं 4 नंबर स्टेप बाइंडिंग। जब नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज हो जाता है तो ये हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। जब हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कौन कौन से हैं, अल्फा 1, बीटा 2 और अल्फा 2, ये नॉन एपिनेफ्रिन बाइंड हो जाते हैं इस रिसेप्टर के थ्रू और अपना एक्शन शो कर देते हैं। 5th नंबर स्टेप हमारे पास कौन से है, रीअपटेक। हमारे पास यहाँ पे एक फैन होता है और ये हमारे पास जो नॉन एपिनेफ्रिन बच जाता है वो उसे क्या करते हैं, रीअपटेक कर लेता है। ये नंबर हमारे पास कौन से स्टेप है, 5 नंबर। अब आ जाते हैं 6 नंबर स्टेप के मेटाबॉलिज्म। कुछ जो नॉन एपिनेफ्रिन बचते हैं इट्स साइनेप्टिक क्लिफ, तो उस पे हमारे पास कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, केटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, और ये नॉन एपिनेफ्रिन को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। और कुछ वेसिकल के अंदर हमारे पास कौन से एंजाइम होते हैं, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, ये भी डिस्ट्रॉय करते हैं नॉन एपिनेफ्रिन को, और जो बच जाता है वो अगेन स्टोर हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर के बारे में कि एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होती है और उसका काम क्या होता है। हमारे पास कितने एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हैं, एक हमारे पास है अल्फा 1 रिसेप्टर, दूसरा हमारे पास है अल्फा 2 रिसेप्टर, तीसरा हमारे पास है बीटा 1 रिसेप्टर, चौथा हमारे पास है बीटा 2 रिसेप्टर, और पांचवा हमारे पास है बीटा 3 रिसेप्टर। अल्फा 1 रिसेप्टर का काम क्या है, इसका काम है हमारे पास कंट्रैक्शन करना। सारे कंट्रैक्शन जहाँ पे हमारे पास कंट्रैक्शन रिक्वायर होगी वहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। अल्फा 2 रिसेप्टर हमारे पास 3 जगहों पे प्रेजेंट है। एक हमारे पास है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे हमारे पास प्रेजेंट है, दूसरा हमारे पास है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग सेल पे हमारे पास प्रेजेंट है, और तीसरा हमारे पास इंसुलिन सेल पे प्रेजेंट है। और इसका काम क्या है, इसका काम है इनहिबिशन करना। तीसरा हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर है, बीटा 1 रिसेप्टर जो कि हमारे पास स्टिमुलेटरी रिसेप्टर है, ये हमारे पास प्रेजेंट है हार्ट मसल में, और हमारे पास दूसरा प्रेजेंट है जस्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस में। और चौथा हमारे पास है बीटा 2 रिसेप्टर जो कि हमारे पास प्रेजेंट है ऑल स्मूथ मसल में, और इसका काम क्या है, इसका काम हमारे पास है रिलैक्सेशन। ये हमारे पास सारे स्मूथ मसल में, लिवर सेल में भी हमारे पास प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल में भी प्रेजेंट है, यूटेरस में भी प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर में भी प्रेजेंट है, और इसका काम क्या है, रिलैक्सेशन करना। और हमारे पास पांचवा है बीटा 3 रिसेप्टर जो कि हमारे पास एडिपोसाइट में प्रेजेंट होती है, और इसका काम क्या है, लिपोलाइसिस करना, जो कि स्टिमुलेशन है ट्राइग्लिसराइड से फैटी एसिड बनाना। अच्छा, अब अल्फा 2 रिसेप्टर हमारे पास काम है इसका इनहिबिशन करना, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे हमारे पास प्रेजेंट होती है, और ये हमारे पास क्या करते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन की रिलीज को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग सेल पे इसका काम क्या है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसके अलावा इंसुलिन सेल पे इसका काम क्या है, इंसुलिन की रिलीज को क्या करते हैं, कम करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी में। बीटा 1 का काम क्या है, इसका काम है बीटा 1 का स्टिमुलेशन हार्ट मसल में। इसका काम क्या है, बीटा 1 जब स्टिमुलेट हो जाता है तो हमारे पास हार्ट एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। और इसके अलावा हमारे पास जब ग्लोमेरुलस अपरेटस पर भी बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और जब ये स्टिमुलेट होता है तो रिनिन की फॉर्मेशन होती है, रिनिन से फिर एंजियोटेंसिन 1 बनता है, एंजियोटेंसिन 1 से फिर एंजियोटेंसिन 2 बनता है, और एंजियोटेंसिन 2 का काम क्या है, कंस्ट्रक्शन करना, और फिर इसके अलावा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ज्यादा करता है, और हार्ट एक्टिविटी को क्या करता है, ज्यादा करता है। अब बीटा 2 रिसेप्टर का काम क्या है, हमारे पास रिलैक्सेशन करना, ये हमारे पास प्रेजेंट होती है ऑल स्मूथ मसल में, और इसका काम क्या है, रिलैक्स करना। इसके अलावा हमारे पास ये प्रेजेंट होता है लिवर सेल में, और ये क्या स्टॉप कर देता है, इसका काम क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस को स्टॉप करना, और ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। इसके अलावा बीटा 3 का काम क्या है, स्टिमुलेशन करना, एडिपोसाइट सेल पे हमारे पास लिपोलाइसिस करता है, और लिपोलाइसिस के वजह से हमारे पास फ्री फैटी एसिड ज्यादा बनते हैं, और फ्री फैटी एसिड से फिर वो लिवर को जाता है, इसकी वजह से ग्लूकोज बनता है।
अब हम पढ़ेंगे इंट्रासेल्युलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट रिसेप्टर ऑफ एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इंट्रासेल्युलर एक्टिविटी ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर। जब हमारे पास नॉन एपिनेफ्रिन एक्ट करता है 7,5G कपल रिसेप्टर पे, तो यहाँ से जीटीपी क्या हो जाता है, वो कंज्यूम हो जाती है, अल्फा पार्ट को क्या करती है, फास्फोराइलेट करती है। सो ये हमारे पास रिच हो जाती है और ये बीटा और गामा पार्ट से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। ये अल्फा पार्ट फास्फोराइलेट करती है, एक्टिवेट करती है फास्फोलाइपेज सी को। ये फास्फोलाइपेज सी हमारे पास फास्फोइनिसिटोल डाइफास्फेट को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है और इससे बनाती है इनिसिटोल ट्राइफास्फेट और डाइएसाइल ग्लाइसिरोल। इस डाइएसाइल ग्लाइसिरोल का काम क्या है, प्रोटीन काइनेज सी को क्या करती है, एक्टिवेट करती है और ये क्या करती है, टारगेट प्रोटीन को क्या करती है, फास्फोराइलेट करती है। और ये इनिसिटोल ट्राइफास्फेट का काम क्या है, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक्ट करती है और वहां से कैल्शियम निकालती है और ये कैल्शियम हमारे पास कलमोडुलिन पे क्या करती है, एक्ट करती है और वहां कॉम्प्लेक्स बनाती है, कैल्शियम कलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स, जो कि फास्फोराइलेट करता है हमारे पास लाइट चेन काइनेज। और ये लाइट चेन काइनेज जब फास्फोराइलेट हो जाती है तो ये हमारे पास मायोसिन लाइट चेन काइनेज को फास्फोराइलेट करती है और जब ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज फास्फोराइलेट हो जाती है तो हमारे पास एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन कर देती है और जब ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो स्मूथ मसल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब हम आ जाते हैं इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर। अच्छा, पहले हमारे पास नॉन एपिनेफ्रिन क्या हो जाती है, हमारे पास जी कपल 7,5 रिसेप्टर पे एक्ट करती है, वहां पे हमारे पास अल्फा 1 इनहिबिटरी अलग हो जाते हैं जीटीपी की वजह से। जीटीपी हमारे पास कंज्यूम हो जाता है तो अल्फा 1 अलहदा हो जाता है। ये अल्फा 1 फास्फोराइलेट हमारे पास एड्रिनालाइल साइक्लेज पे एक्ट करती है। जब ये एड्रिनालाइल साइक्लेज पे एक्ट करती है तो इसका इनहिबिशन काज करती है, सो एटीपी सीएमपी में कम कन्वर्ट होता है। जब सीएमपी में कम कन्वर्ट होता है तो प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिविटी कम हो जाती है। जब प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिविटी कम हो जाती है तो हमारे पास क्या हो जाता है, इनहिबिशन काज हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास अल्फा 1 इनहिबिशन हमारे पास क्या करती है, कैल्शियम के इन्फ्लक्स को स्टॉप कर देती है। अब हम आते हैं इंट्रासेल्युलर मैकेनिज्म ऑफ बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। इस पहले हमारे पास नॉन एपिनेफ्रिन हमारे पास 7,5G कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास जीटीपी भी अल्फा स्टिमुलेटरी पे एक्ट करती है और फास्फोराइलेट करती है। तो ये हमारे पास अल्फा स्टिमुलेटरी जब फास्फोराइलेट हो जाता है तो ये इस बीटा और गामा पार्ट से अलहदा हो जाता है और जब ये अल्फा स्टिमुलेटरी हमारे पास एड्रिनालाइल साइक्लेज पे को क्या करती है, एक्टिवेट करती है, तो हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन, एटीपी कन्वर्ट ज़्यादा होता है सीएमपी में। जब सीएमपी की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो हमारे पास प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और तो हमारे पास इसके अलावा क्या हो जाती है, डिपेंडेंट इनसाइड सेल फंक्शन आल्सो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा कैल्शियम इन्फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है अल्फा स्टिमुलेशन से। तो ये हमारे पास क्या करती है, स्टिमुलेशन काज करती है। थैंक यू सो मच।